तो इसका पूरा ठिकड़ा हमारे सर पे फोड़ डालो कि भाई ये एमआईएम की वजह से हुआ। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिएगा कि हमारी गलतियां क्या हो रही है कि आज पूरा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस से दूर चला गया है या दूर जा रहा है, और वो कहता है कि उन्हीं की मांग है कि एमआईएम पार्टी ने आना चाहिए। दलित समाज के अंदर यही मांग हो रही है कि नहीं, हम एमआईएम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ये जो बदलाव आ रहा है ये अपने अपने तौर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने सोचना चाहिए। एमआईएम भी एक पार्टी है जिसको अधिकार है कि कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी इलेक्शन लड़े। हम दूसरी जगह पर लड़ रहे थे, गुजरात भी आए। इम्तियाज भी आप भी जानते हो, पूरे जितने भी लोग जो भी बात करना है बाहर चले जाइए, देखकर बोलना। जितने भी लोग हैं ऐसी चर्चा चल रही है और जाना गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम है वो एक पिछले बंद दरवाजे एक साथ ही खड़ी है। देखिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर देना चाहता हूँ। 20 साल से लगातार औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहा था। एक बार भी एमआईएम पार्टी ने लड़ी नहीं इलेक्शन। जब हमको असद साहब ने कहा कि औरंगाबाद से आप लड़िएगा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद में आए और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से सीट है तो शिवसेना फिर से निकाल लेगी, क्योंकि अब ये एमआईएम आ गई है, ये वोट बंटने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ है उसका कि जब हम लड़े और हमने लोगों से कहा कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जीतने की जो कुव्वत होनी चाहिए, लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत इनकी खत्म हो गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की। एक बार हमारे पीछे आओ। और जब हमारे पीछे आए तो हमने उनको हरा दिया। अब आप बताइएगा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं, हमने लड़ना ही नहीं, तो हमने लड़ना नहीं तो हमने क्या गोटियां खेलना, हमने क्या करना? हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी कब से है? 50 सालों से है। हमने लड़े हैं क्या कभी? गुजरात में आए हैं क्या कभी? लेकिन गुजरात के अंदर कौन जीत के आ रहा है? भाजपा भी जीत के आ रही है ना। अब हम आए हैं मैदान में और कांग्रेस वालों को ये दिखाने के लिए आए हैं अब तुम्हारी जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की कुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है। इम्तियाज जलील जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा नाम शरफ खान है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा छोटू भाई वसावा के साथ यूपी जो पार्टी है, एक अलायंस आपका यहाँ पर गुजरात में स्थापित हुआ है, जो एक अलायंस आपका बिहार में भी हुआ, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ आपका अलायंस स्थापित होगा? असद अवैसी साहब अभी गए हुए हैं। देखिए, एक बात आपने समझ लेना चाहिए कि अब राजनीतिक पार्टियां जो है वो एमआईएम पार्टी को बहुत हल्के में नहीं ले रही है। जैसा ये था कि बिहार में जब हम गए तो सबने यही कहा, मीडिया के ऊपर स्टोरी चलाई गई कि अब ये बिहार के अंदर भी आ गए। बिहार में 250 सीटों में से अगर 20 सीटें भी जहां पर हम ताकत रखते हैं वहां पर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हमने क्या करेंगे? हमने लड़े, तब हमको जाकर वहां पर कामयाबी मिली। 70 सीटें कांग्रेस ने लड़ी, कितने जीती आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब पश्चिम बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि एमआईएम की कुछ तो भी ताकत है और हम कुछ है बोलकर आज अपने भाषणों के अंदर ममता बनर्जी कहती है, किसी का डर जब होता है कि भाई ये ताकतवर प्लेयर हमारे पास आ रहा है तो आप उसकी दखल लेते हैं। ममता बनर्जी का आप भाषण सुन लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा कि ये क्यों आ रहे हैं, ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि अगर आपका एक वोट बैंक अगर दूर जा रहा है तो आपने ये बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर बीटीपी यहाँ पर अलायंस कर सकता है, मायावती अगर हमारे साथ है तो बिहार के अंदर अलायंस कर सकती है, तो ममता बनर्जी को किसने रोका है? लेकिन ये है कि ये राजनीतिक पार्टियों ने ये समझ लिया है कि मुसलमान वोट हमारी जागीर है और इसको कोई हाथ नहीं लगाना करती, ये तो हमारी जागीर है करके इसमें असद अवैसी इसमें से हिस्सा कैसा ले रहा है? तो ये जो सोच है, ये सोच है तो इनको बदलनी चाहिए। उसमें हम सिर्फ मुसलमानों के वोट ले रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम वोट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये चीज लोगों को खतरा रही है कि अब ये ऐसा कैसा ये बदलाव आ रहा है। बनर्जी ने भी ऐसा निवेदन किया है कि ओवैसी साहब जो है वो भाजपा के ही एजेंट है, भाजपा के लिए कार्य करते हैं। इलेक्शन आ रहा है ना, ममता जी को समझ में आ जाएगा तो हम किसका एजेंट है करते हैं। अब अगर हम हमारा एजेंडा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अवैसी साहब ने जहां पर भी इलेक्शन लड़े हैं वहां के जो राज्य के हेड है उनसे जाके इजाजत लेके आए। अब हम गुजरात में आ रहे हैं तो हम मोदी साहब के पास जाएंगे और पूछेंगे मोदी जी हम लड़ना क्या इलेक्शन करें? हम बिहार में जा रहे हैं तो हमने वहां पे जाके तो लालू प्रसाद से इजाजत लेना कि साहब हमने लड़ना क्या?
पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं तो ममता बनर्जी से हमने लिखित में लेना क्या कि ममता जी हमने इलेक्शन लड़ना क्या करके। हमारी राजनीतिक पार्टी हमारा एजेंडा हम तय करेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ लड़ना है, कितने सीटें। और ये जो सवाल है, अब ये सवाल ना तो लोगों को हजम होता है कि भाई इन्हों गए तो इनका नुकसान होता है, इसका फायदा होता है। हमने 70 सालों तक अहले गैरों के फायदे के बारे में सोचा, वो हमारे फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, बस खुली बात है। पर आप जिस विस्तार में रह रहे हैं उन्हीं शहर का नाम औरंगाबाद से बदल के संभाजीनगर करने की मांग है, उसमें अभी तक ये मामला नहीं सुलझा है। आप दूसरी जगह भी जाने की बात करें पर अपनी जगह का मामला नहीं सुलझा। नहीं सुलझा क्या है उसका, हम तो औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और हम इंशाल्लाह औरंगाबाद में ही मरेंगे। तो नाम अब ये है कि जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं रहता है, अब ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका में इनकी सत्ता है। इलेक्शन जब भी आया, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन आए, चाहे वो विधानसभा का आए या महानगर पालिका का इलेक्शन आए, इलेक्शन आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज के नाम के ऊपर शहर का नाम रख दो। वहां के लोग बोल रहे हैं साहब पानी का क्या होगा, पानी 8-8 दिन क्यों आ रहा है, 30 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, साहब मेरे घर की सड़क क्यों नहीं बनाई गई है। तो बोले नहीं, सड़क पानी ये वो सब आप बात मत करो, हम तो शहर का नाम बदलने वाले हैं। हमारा ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की हरकतें जो हो रही है वो सिर्फ मन भटकाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जाता है कि मन भटका दो लोगों को, है तो बहकावे में लेके आ जाओ। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बड़े भावनिक होते हैं, अरे संभाजी महाराज के नाम का विरोध हो रहा है। नहीं, हम साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेशनल हीरोज हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, हम इनका पूरा आदर करते हैं, गर्व है हमें इन लोगों के ऊपर। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो इतने बड़े बड़े नेशनल हीरोज को सड़कों का नाम दे दो, शहर का नाम दे दो, छोटा कर दे रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि इनको दिखाने के लिए इलेक्शन में कुछ नहीं है कि जब लोग जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि साहब मेरे पास सड़क क्यों नहीं बन रही है, मेरे पास गंदगी क्यों पड़ी रहती है, मेरे पास कचरे का ढिगार क्यों पड़ा रहता है, तो बोलेंगे कि नहीं अब ये मुद्दा नहीं। अब मुद्दा जो है वो आप 30 साल से है ना, आप 30 साल से अगर महानगर पालिका के अंदर रहने के बाद भी अगर ये सब सुविधाएं नहीं दिए और फिर जब इलेक्शन आया, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा पत्रकारों को कि इससे 5 साल पहले का मुद्दा संभाजीनगर, असेंबली का इलेक्शन आया संभाजीनगर, लोकसभा का, तो ये सिर्फ भटकाने के लिए। लेकिन अब लोग बहुत होशियार, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम सब रह रहे थे, अब यंगस्टर बहुत होशियार हो गया है, वो इन बातों के अंदर नहीं आने वाला। सर एक प्रश्न है, ओवैसी साहब जब भी बोलते हैं किसी भी पक्ष के बारे में तो हिंदुत्व का कार्ड लेके लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप क्या गुजरात में मुस्लिम कार्ड लेके लड़ेंगे? सर मैंने तो आपको पहले ही साफ कह दिया है, मेरा रिकॉर्ड हो गया है, कैमरे के अंदर भी दर्ज हो गया है मैंने क्या कहा है करके। हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे, हम तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर, हम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर ये इलेक्शन जो है ये लोगों के मसलों के ऊपर खड़ा किया जाता है इसके अंदर। हाँ ये सही बात है कि आपको लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं तो ये मुसलमानों के नेता, मुसलमान उनको पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि उनको जगह यहाँ पर गुजरात में मिलती ही नहीं, हम यहाँ पर आते ही नहीं। अगर जिन लोगों ने जिनके ऊपर भरोसा किया था, जिन पार्टियों के ऊपर, अगर वो उनके साथ इंसाफ करती तो हमारे को जगह ही नहीं थी यहाँ पर आने के लिए। लोग खुद कहते हैं आप क्यों आए हैं यहाँ पर तो हमारी नुमाइंदगी है, तो ये साहब कर रहे हैं, वो साहब कर रहे हैं। सर अब इसका एक प्रश्न है, बेटा प्रश्न है, अभी आपने बताया कि आपका मुद्दा अलग है, मुस्लिम कार्ड नहीं है, बराबर, तो ये 370 की जो कलम है उसका विरोध ओवैसी साहब क्यों कर रहे थे? क्या आप मानते हैं वो गलत है या सही है? बिल्कुल 100% हम ये मान रहे थे कि हमने विरोध किया था और आज भी हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए ये देश जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर हुकुमशाही नहीं है। हमने विरोध किस बात का किया था आप अच्छी तरह से देखिए, फिर हमको डिस्टॉर्ट किया जाता है कि एमआईएम वालों ने किया है। हमने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक असेंबली है और असेंबली के अंदर कौन जाता है, वो विधायक बैठते हैं जिनको जनता चुनकर वहां पर भेजती है कि तुम ये फैसला करो कि क्या होने वाला है करके मेरे ताल्लुक से, हमारे राज्य के ताल्लुक से। अगर आप उसको बाईपास कर देंगे और ये कहेंगे कि नहीं अब हमारे पास तो 300 का आंकड़ा है, 300 से ज्यादा हमारे एमपीज है, अब हम कुछ भी फैसले करेंगे करके, तो हमने विरोध इस बात के लिए किया था कि आप जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर इसको पहले पास करो। जो प्रोसीजर था
जो कई सालों से हमारा जो एक नियम बना हुआ है वो नियम के हिसाब से करो। लेकिन अगर मोदी साहब और अमित शाह साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब तो हमारे पास आंकड़े हैं, हम कुछ भी कर डालेंगे और कुछ भी बोलेंगे, तो ये देश जो है लोकतंत्र के हिसाब से चलता, हुकुमशाही के हिसाब से नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर रोज देख रहे हैं कि इस देश के अंदर एक हुकुमशाही का माहौल हो गया है कि हमने बोल दिया अब वो पत्थर की लकीर हो गया है करके। तो नहीं, सत्ता में तो कहीं लोग आते हैं, कहीं जाते हैं, जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना पड़ता है, और ये सरकार भी आएगी इंशाल्लाह। इम्तियाज जलील जी, आपने कहा कि इस चुनाव लड़ना आपका संवैधानिक अधिकार है। मेरा एक प्रश्न है, हैदराबाद में अभी चुनाव हुए जहां पर भाजपा का कोई गढ़ नहीं था, पर भाजपा उभर के वहां पर आई है। क्या आपको नहीं लगता हैदराबाद में कुंभे में कहीं ना कहीं फूट हो रही है? नहीं, देखिए मतलब हैदराबाद का इलेक्शन जो था वो महानगर पालिका का इलेक्शन था। वहां कुछ एग्जिस्टेंस नहीं था बीजेपी का, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी वहाँ पे। नहीं, लेकिन उस तर्क, अगर यही तर्क अगर लगाया जाए तो वही तर्क है। तो 2 महीने 3 महीने के बाद आप भी कहेंगे गुजरात में तो मजलिस का कोई वे ही नहीं था, इतनी ज्यादा सीटें कैसे आ गई है। यही तर्क अगर लगाया जाए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका का इलेक्शन जो होता है वो अपने इलाकों के मुद्दों के ऊपर होता है कि हमारे इलाके के अंदर किसी के पानी का मसला, किसी के गटर का, किसी का ड्रेनेज का, किसी के स्कूल का, हॉस्पिटल का, ये मुद्दों के ऊपर होता है। मैं उस वक्त भी मैंने हैदराबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैंने ये कहा था कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ अमित शाह साहब को कि आप बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा महानगर पालिका का इलेक्शन था कि जहां पर इतने सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियां, इतने सारे केंद्रीय मंत्रियां, अमित शाह साहब, वहां पे योगी साहब, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता किसी स्थानिक इलेक्शन के अंदर प्रचार करने के लिए आए। अमित शाह साहब को मजबूर होना पड़ा कि उनको सड़कों के ऊपर निकलना पड़ा, योगी साहब को पैदल चल के रैली करना पड़ा हैदराबाद के अंदर, तब जाकर उनको सीटें मिली। हमको कहीं पर भी ये नहीं। उस वक्त क्या हमने ये कहा था कि नहीं ये तो हमारा गढ़ है, इसके अंदर कैसा आए हैं आप करके? आपको अधिकार है, आप आए हैं करके। अब वैसा ही अधिकार हमारे को गुजरात में है। 3 महीने के बाद आप यही सवाल करेंगे कि आपका तो यहाँ कुछ था नहीं, आप इतने सारे सीटें कैसे जीत गए हैं करके। इंशाल्लाह जीतेंगे। सर 3 तलाक का जो प्रश्न है सर ये आपका आपने भी बताया कि डेमोक्रेटिक वे पे सब बात की, लेकिन जब भी चुनाव के प्रवचन भाषण होते तब ओवैसी जी ये बोलते कि वजीर आजम में मोदी जी को नहीं मानता, तो उस टाइम पे डेमोक्रेटिक वे कहाँ पे? अभी चुनाव कोई भी आदमी चुनकर ही तो प्रधानमंत्री बनाए, तो डेमोक्रेटिक वे में संविधान के आधार पर नहीं, आप मुझे एक स्टेटमेंट जहाँ पे बता दीजिएगा कि असद साहब ने बोले हैं करके कि मैं तो नरेंद्र मोदी को वजीर आजम नहीं मानता हूँ करके। इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो आपको मैं 5 मिनट देता हूँ गूगल करके, आप मुझे सुना दीजिएगा सबके सामने। आप देख लीजिएगा। नहीं देखिए, अब आपने किए हैं साफ सवाल, अब आपको ही एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमारा विरोध मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कई नीतियों का हम विरोध करे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई डिस्टॉर्ट करके आप ये बता दीजिएगा इस देश के अंदर कानून है नहीं है इसके, अगर कहीं पर भी, अब कल के दिन ही पता चला है कि कोई एक आर्टिस्ट बंबई में मध्य प्रदेश के अंदर गया था, उसको जेल के अंदर डाल दिए है करके। उसमें अगर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर कुछ इस तरह का बयान कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतनी बड़ी टीम है और उनका काम ही ये है उसके अंदर इसके खिलाफ वो कर डालो, उसके खिलाफ। तो क्यों नहीं कंप्लेन किया असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ कि इनके ऊपर FIR रजिस्टर होना और इनको भी जेल में डालना चाहिए करके? भाई जो चीज अगर इस देश के अंदर अगर कोई संविधान के हिसाब से चल रहा है और जो संविधान की भाषा कर रहा है पूरे देश में, तो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आपको पसंद आए ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी असद साहब जब खड़े रहते हैं, बोलते हैं, तो संविधान के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर डिस्टॉर्ट करके कि नहीं असद साहब ने ऐसा बोला है, कंप्लेन करिए साहब। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि पुराना स्टेटमेंट भी अगर निकालेंगे तो अभी गुजरात में से किसी को बोल रहा हूँ कि आप जाके कंप्लेन करिए कि असद साहब ने ऐसा स्टेटमेंट किए है। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जलील साहब, एक सेकंड सर, वो 3 तलाक का है, उसके बारे में आपका क्या राय है? अब तो साहब सही हो गया है, अब तलाक खत्म हो गए। आपका ही प्रश्न है सर, आपका ही प्रश्न है। गुजरात में सिर्फ एक ही तलाक हुआ है साहब, जलील साहब, वो तलाक छोड़ के बाकी आपके पास जवाब नहीं है कि इसलिए आप ये हंसी मजाक में कर रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि 3 तलाक सही था या गलत? मैं यही पूछ रहा हूँ सर। देखिए हमने जब ये मुद्दा आया था इसका जमकर विरोध किया था और आज भी हम करते हैं।
कुछ मुद्दे ऐसे हैं साहब कि हम समझते हैं कि उसको कानून के तहत आप हल नहीं कर सकते हैं। आप मुझे अगर ये कहेंगे कि साहब ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, तो मैं कहूँगा कि दहेज नहीं लेने के ऊपर भी कानून बना है, लेकिन दहेज आज भी लिया जाता है, दिया जाता है। ये सामाजिक बुराई है सर। और ट्रिपल तलाक जो है ये एक सामाजिक बुराई है, ये किसी एक जात का मुद्दा नहीं है साहब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर तलाक दिया जाता है, हर जाति धर्म के अंदर। और स्टैटिस्टिक्स है सर, डेटा है पूरा उसके अंदर कि क्रिश्चियंस के अंदर कितने, हिंदूज के अंदर कितने, मुसलमानों के अंदर कितने। तो ये एक सामाजिक बुराई है। इसका कानून के तहत नहीं कि कोई मियाँ बीवी के अंदर नहीं बन रही है तो आप उसको मियाँ को जेल के अंदर बंद कर डालेंगे। 2 साल तक है तो उसको कोई बेल नहीं होंगी। 2 साल तक वो औरत बेचारी क्या करने वाली है इसके बारे में कोई नहीं है। हमने तो ये मांग करे थे कि अगर आप कानून बना रहे हैं, अगर शौहर को 2 साल के लिए अंदर डाल रहे हैं, तो बीवी जो है, जो औरत जिसने तलाक ली है, उसके लिए कोई पैकेज आप दीजिएगा। वरना वो औरत कहाँ से ये करेगी कि अपना रोजी रोटी, उसका जो रोजमर्रा का जिंदगी कैसे गुजारेगी। तो ये मुद्दे थे, उसका हमने विरोध किया था साहब, और आज भी हमारा ये विरोध कायम है। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है सर कि मतलब मेरे और आपके बीच में इख्तिलाफ होते रहेंगे, लेकिन आप भी चाहते हैं कि ये देश मजबूत रहे, हम भी चाहते हैं कि देश मजबूत रहेगा। साहब, मेरा एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि बीटीपी के साथ आपका अलायंस हुआ है, सीट शेयरिंग पे कोई कंसेंसस हुआ है या नहीं? देखिए सर, मैं कल आते ही मतलब किसी ने पूछा कि आप बड़े रहेंगे या छोटे रहेंगे। छोटे रहेंगे हम, मतलब हमेशा से ही हम छोटे बन के ही अब हम ये चाह रहे हैं कि छोटू भाई को बड़ा भाई बना दे यहाँ पे। उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम उनके साथ रहेंगे। सीट शेयरिंग के ताल्लुक से अभी बहुत अर्ली ये है, पहला चूंकि इलेक्शन है तो अभी बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा होना बाकी है इसमें। लेकिन आपको इतना यकीन दिलाते हैं कि सीट शेयरिंग के मामले के अंदर कहीं कोई वाद विवाद कहीं पर भी नहीं होगा। उसके अंदर हम अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। आप लोग ने तैयारी दिखा दी है, चुनाव में गठबंधन हो चुका है, तो गुजरात के अंदर आपका प्रेसिडेंट कब जाहिर होगा, पूरी बॉडी कब जाहिर की है? सर पार्टी के चुनाव काफी नजदीक है। जी 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 बिल्कुल। मुझे भी कोई जाहिरात नहीं हुई। मुझे भी अभी तक यही, मैं इसी इरादे से आया था कि मैं और वारिस पठान साहब हम इसी इरादे से आए थे कि यहाँ के अंदर लोगों की ख्वाहिशें तो बहुत रहती है, लेकिन हम जमीनी स्तर के ऊपर जाकर देखें कि हम लोग वाकई में मतलब यहाँ पर आना चाहिए क्या। और यहाँ पे 3 दिनों के अंदर हमने ये तय किया है कि नहीं, यहाँ के जो नौजवानों में जोश है वो जोश को देखते हुए बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है कि अब हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करवाना है, तो वक्त बहुत कम है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन पार्टी के अंदर कहीं पर भी MIM पार्टी जो चलती है वो इम्तियाज जलील या वारिस पठान के नाम से नहीं चलती है। हमारी पार्टी का एक ही अध्यक्ष है पूरे नेशनल लेवल के ऊपर, और उनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन। बाकी सब कार्यक्रम बहुत जल्द आएंगे साहब। अभी तो मतलब हम जाते ही सबसे पहले उनको यही बोलने वाले हैं कि साहब बाकी पूरे प्रोग्राम्स कैंसिल करिए, कुछ दिन में गुजारेंगे। महानगरपालिका में आपका इलेक्शन में खड़े रहेंगे, पूरे गुजरात में जितनी भी जगह हो रहा है इलेक्शन सब जगह, जितनी जगह के ऊपर तो नहीं है। मतलब अभी कैसा है कि इलेक्शन लड़ना का मतलब ये है कि एक इलेक्शन ये होता है कि आप हर जगह लड़ लो, नतीजे नहीं आते हैं। हमने जैसे पहले बताया है कि आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, तो वो जीतने के इरादे से जहाँ जहाँ पर भी हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमको नजर आते हैं कि यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी है, तो हम यकीनन वहाँ पर लड़ेंगे। कहाँ आपने कुछ डिसाइड किया कहाँ पर? अभी तो मतलब उसका एनालिसिस चल रहा है। हमारी एक सर्वे टीम है तो गुजरात में आई हुई है, वो सर्वे टीम अपने लेवल के ऊपर कर रही है, खामोशी के अंदर असेसमेंट उसका चालू है। अब कहाँ कहाँ पे लड़ना चाहिए वो सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और उसके बाद उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट्स की, आप खुद एक पत्रकार रह चुके हैं, वारिस पठान साहब एडवोकेट हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, तो क्या जो उम्मीदवार होंगे, मैं ये मानता चलूं कि AIMIM विल मेक इट श्योर कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा? अगर मतलब मेरे हिसाब से तो ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी चले गए और मतलब देखिए हमारी ख्वाहिश है, ये एक फैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये एक अच्छा सवाल किया है कि MIM पार्टी के अंदर हमारा खुद का एक एनालिसिस है। हमने जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ा है, आप देखेंगे कि जहाँ पर भी हमने अच्छी छवि के एजुकेटेड लोग हैं, जैसे बिहार के अंदर भी आप देखेंगे कि हमारे पूरे 5 कैंडिडेट